सारी मलाई तो उन्हीं को चटवाई ना। अंग्रेज़ों ने सारी सहूलियतें उन्हीं लोगों को देने का काम किया जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। मेरा कहना यह है कि गुजर है, आओ अपने हक की लड़ाई लड़ो। तो अंग्रेज़ ये समझ चुका था कि भारत के अंदर गुजरों से निपटना ज़रूरी है अगर यहाँ पर राज करना है। इतिहास को पढ़िए, आपके इतिहास को ख़त्म कर दिया गया, तोड़ मोड़ दिया गया। जाट सांप्रदायिक दलदल से निकल चुका है। जाट पहले भी सांप्रदायिक नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 1857 के गदर के बाद गुर्जर जाति समेत कुछ अन्य जातियों को नोटिफाइड कर दिया गया था। अब गुर्जर जाति समेत इन अन्य जातियों को नोटिफाइड करने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि हिंदुस्तान में तो और बहुत सी जातियां हैं, वो आखिर नोटिफाइड क्यों नहीं हो पाई, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मजाहिर राणा जी मौजूद हैं। चौधरी मजाहिर राणा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का, आपके तमाम साथियों का। 1857 के गदर के बाद गुर्जर जाति समेत कुछ अन्य जातियों को नोटिफाइड कर दिया गया था, इसके पीछे कारण क्या था? देखिए विपिन जी, की ऐतिहासिक सत्य है कि 1857 का गदर या उससे पहले का जो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई का मुहिम चल रही थी, उसमें गुर्जर जाति सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी कर रही थी और सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। उनके साथ कुछ ऐसी बिरादरियां भी थी जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, जो उनके साथ सीना से साना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही थी। 1857 के गदर के अंदर धन सिंह कोतवाल जी के आह्वान पर जिस तरीके का अंग्रेज़ों के नाक में दम किया गया, तो अंग्रेज़ ये समझ चुका था कि भारत के अंदर गुजरों से निपटना ज़रूरी है अगर यहाँ पर राज करना है। तो उन्होंने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अपने सामने रखते हुए 1863 के अंदर एक उन जातियों को नोटिफिकेशन किया कि जो जो बिरादरियाँ उनके सामने लड़ने का काम कर रही थी, उनको नुकसान पहुँचाने का काम कर रही थी, उनमें गुर्जर जाति के साथ और भी बहुत सी जातियों को उन्होंने रखा और उनको नोटिफाइड कर दिया, उनकी शिनाख्त कर दी और सरकार ने ये तय कर दिया कि इनको तमाम सहूलियत इनकी छीन ली जाए। उनके माल और असबाब छीन लिए गए, उनके तमाम जितने भी कारोबार थे उन कारोबारों को ठप कर दिया गया। उनको घरों से फरार होने का इस तरीके से उन्होंने किया कि वो अपने घरों में भी रहने के लायक नहीं रहे। उनके बच्चे भी मारे मारे घूमते रहे, वो भी मारे मारे घूमने का काम करते रहे। और एक लंबा संघर्ष अंग्रेज़ों के खिलाफ छेड़ने का काम गुजरों ने किया। गुजरों के साथ उन दूसरी बिरादरी के लोगों ने भी करने का काम किया। ये लड़ाई ना तो किसी धर्म की लड़ाई थी, ना किसी मज़हब की लड़ाई थी। ये लड़ाई केवल भारत माता के लिए लड़ाई थी, भारत माता को बचाने की लड़ाई थी कि विदेशों के पंजे से, इन करूर पंजों से हम भारत माता को कैसे बचाया जा सके। इस लड़ाई में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली और गुजरों ने, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, सिख था, ईसाई था, बौद्ध था, जैन था, मुसलमान था, हिंदू था, सनातन धर्मी था, कोई भी था, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी इसमें करने का काम किया। इसीलिए 1863 का जो मामला है, उनको गुजरों को नोटिफाइड कर दिया अंग्रेज़ों ने कि हम गुजरों के ख़िलाफ़, उन्होंने एक लड़ाई का ऐलान कर दिया। और लड़ाई का ऐलान ये कर दिया कि उन्हें कोई भी किसी किस्म की सहूलियतें सरकार की तरफ से या देश के अंदर ना हो। इसलिए गुजर अपना घर छोड़ करके गुरिल्ला लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया और अंग्रेज़ों को यहाँ तक नस्त मस्तक करने का काम कर दिया उन्होंने कि अंग्रेज़ मजबूर हो गया 1947 के आते आते कि वो देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। उनमें गुजरों का सबसे बड़ा हाथ है। मतलब गुर्जर समाज देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, अंग्रेज़ों की नाक में एक तरह से उसने दम कर दिया था कुछ अन्य जातियों के साथ मिलकर। लेकिन आज के समय में तो जिस तरीके से गुर्जर जाति को नोटिफाइड कर दिया गया था, लोग तो इन्हें क्रिमिनल बताते हैं। देखो, उस वक्त पर जब नोटिफाइड किया अंग्रेज़ों ने गुजरों को, तो उनके नज़दीक तो ये क्रिमिनल थे और क्रिमिनल समझ करके इन्होंने, क्योंकि जो भी सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ता है, वो सरकार अपने खिलाफ़ लड़ाई लड़ने वाले लोगों को राष्ट्रवादी तो नहीं बताती, वो तो क्रिमिनल ही बताने का काम करती है। तो अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया कि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहे थे कि हम भारत माता को बचाना चाहते हैं, भारत माता को खंडित नहीं होने देंगे, हम भारत माता की इज्जत और आबरू के लिए अपने लड़ने और मरने तक के लिए तैयार हैं, तो अंग्रेज़ तो इनको क्रिमिनल बताता ही। इसीलिए इन्होंने क्रिमिनल समझ करके उनको नोटिफाइड कर दिया
कि ये बिरादरियाँ, इन बिरादरियों को हम नोटिफाइड करते हैं, इनकी शनाख्त करते हैं कि इन बिरादरियों को कहीं पर भी शेल्टर ना दिया जाए, इन बिरादरियों को कहीं पर भी कोई सहूलियतें ना दी जाए, सरकार की तरफ से मिलने वाली हर सहूलियत इनको कट कर दी जाए, तो जाहिर सी बात है उनकी नज़रों में तो क्रिमिनल ही हैं। तो इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि जब नोटिफाइड हुए बिरादरी, तो उस वक्त पर बहुत सी बिरादरी हमारे साथ मिल करके जो सीना बसाना होकर के कंधे कंधा मिला करके लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी, भारत को आज़ाद कराने का काम कर रही थी, उन लोगों को भी हमारे साथ नोटिफाइड किया गया था। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत में तो अनेक जातियां हैं, तो गुर्जर जाति समेत कुछ अन्य जातियों को ही नोटिफाइड क्यों किया गया? ये जो अन्य जो बची हुई जातियां हैं, ये नोटिफाइड क्यों नहीं हो पाई? देखो, मैं आपको बहुत साफ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत में अनेकता में एकता का नाम ही भारत है। भारत के अंदर बहुत से तमाम धर्म हैं, बहुत सी बिरादरियाँ हैं, बहुत से तमाम गोत्रों में बटी हुई हैं, सारी चीज़ों में बटी हुई हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो उस वक्त पर अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे तो अंग्रेज़ उनको नोटिफाइड क्यों करते? वो तो अंग्रेज़ों के मित्र थे, दोस्त थे। लिहाजा अंग्रेज़ों ने अपने मित्रों और दोस्तों को छोड़ करके सारी मलाई तो उन्हीं को चटवाई ना। अंग्रेज़ों ने सारी सहूलियतें उन्हीं लोगों को देने का काम किया जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे, जो अंग्रेज़ों की फ़ौजों में भर्ती होने का काम करते थे, अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने का काम करते थे, अंग्रेज़ों की तरफ लूटने का काम करते थे, अंग्रेज़ों की तरफ से लोगों को प्रताड़ित करके अंग्रेज़ों के अधीन करने का काम करते थे, वो भी बिरादरियाँ थी। तो उन बिरादरियों को क्यों नोटिफाइड करते? तो वो चंद बिरादरियाँ वही बची रहेगी जो नोटिफाइड नहीं हुआ, जिन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का साथ देने का काम किया या अंग्रेज़ों के शासन में उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करते थे। उन बिरादरियों को नोटिफाइड नहीं किया, केवल उन्हीं बिरादरियों को नोटिफाइड किया कि जो अंग्रेज़ों के शासन को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, कि जो अपनी बेइज्जती बदहुरमती होते हुए नहीं देखना चाहती थी, उन्हीं को ही नोटिफाइड अंग्रेज़ों ने किया। उन्हीं को क्रिमिनल जाति घोषित करके उनसे सारी सहूलियतें छीनने का काम किया। मतलब गुर्जर जाति को देशभक्ति की सज़ा आज के समय में ये मिल रही है कि कुछ लोग उन्हें भैंस चोर बोल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनका तो इतिहास ही क्रिमिनल टाइप रहा है। देखो, जहाँ तक आपने बिरादरी का नाम लिया है, गुर्जर जाति के साथ तो नाइंसाफ़ी होते हुए सैकड़ों और हज़ारों साल हो गए। कब नहीं हुई है गुर्जरों के साथ नाइंसाफ़ी? गुर्जरों के साथ तो हर शासनकाल के अंदर नाइंसाफ़ी होती रही है। मुग़लों के शासनकाल में भी गुर्जरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तमाम उन लोगों के शासनकाल में भी गुर्जरों के साथ नाइंसाफ़ी होती रही, जो आकर के देश के ऊपर कब्ज़ा करते रहे। चाहे थोड़े दिन के लिए कब्ज़ा हुआ, चाहे ज़्यादा दिन के लिए कब्ज़ा हुआ, लेकिन गुर्जर जाति से कभी उनका मेल नहीं खाया, तब भी नाइंसाफ़ी होती रही। अंग्रेज़ों के वक्त में भी नाइंसाफ़ी गुर्जरों के साथ हुई। और मेरा तो ये कहना है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर भी अगर सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो गुर्जरों के साथ हो रही है। गुर्जरों के साथ नाइंसाफ़ी इसमें हो रही है कि आपकी कोई मिलिट्री के अंदर कोई ब्रिगेड नहीं बन पाई। गुर्जर आज़ादी के तुरंत बाद से आवाज़ बुलंद करता चला आ रहा है कि साहब गुर्जर ब्रिगेड भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं बनाई गई है। दूसरी जातियों के नाम से ब्रिगेड बनी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि क्यों बनी हुई हैं, मैंने उन जातियों से कोई नफ़रत भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उनके नाम से बनी हुई है तो गुर्जर के नाम से क्यों नहीं बनी हुई है? गुर्जर की कुर्बानी किसी से कम नहीं है। आपने 1953 के अंदर गुर्जर को डिनोटिफाइड किया। डिनोटिफाइड करने के बाद आपने 3% का रिजर्वेशन देने की बात की, 3% का रिजर्वेशन भी आपने उसके बाद बंद कर दिया। आपने फिर उसके बाद तमाम आयोग बिठाते रहे, तमाम सारी चीज़ें देखते रहे कि गुर्जरों की क्या स्थिति, क्या दशा है। हर आयोग की रिपोर्ट आपके सामने है, लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक आपने आज तक भी गुर्जरों को सहूलियतें देने का काम नहीं किया। और तो छोड़ दीजिए, 1992 तक पुलिस को जो मैनुअल में जो पुलिस को कोर्स पढ़ाया जाता था, उस पुलिस मैनुअल में ये लिखा हुआ था कि कहीं देखो कि कहीं पर मवेशियों की चोरी तो नहीं हो रही, कहीं पर दीवार फाड़ करके चोरी तो नहीं हो रही, कहीं मुंडेरा फाड़ करके चोरी तो नहीं हो रही, कहीं डकैती तो नहीं हो रही है, कोई नोटिस चस्पा करके तो डकैती नहीं हो रही है। तो पुलिस को तो ये पढ़ाया जाता रहा आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर भी कि अगर कहीं पर इस तरीके का क्राइम हो रहा है तो ये देखो कहीं गुर्जर जाति तो आसपास वास नहीं करती है। ये तो हमारे लोगों के दिमाग में आए, जिनमें चौधरी रामचंद्र दास जी अग्रणी नेताओं की लिस्ट में हैं। इससे पहले भी नेताओं ने कोई इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया, लेकिन मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में वास दे। उन्होंने जिस तरीके का संघर्ष किया साथियों के साथ मिल करके कि साहब गुर्जर जाति को उस कोर्स से अलग निकालने का काम किया है, वरना अब तक जांचती होती रहती। कौन रोक रहा था इन सारी चीज़ों को?
आज भी गुजर के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है वो आपके सबके सामने है। यही सरकार जिसको गुजरों ने अपना 80% वोट देने का काम किया, 85% वोट देने का काम किया, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, गुजरों के कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अपनी काबीना में कौन सा स्थान दे दिया गुजरों को। हम कहें, अपने भाइयों से हम कहना चाहते हैं, अपने ताऊ के लड़कों से हम कहना चाहते हैं कि अपना हक मांगो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप अपना हक भी नहीं लेना चाहते हो और फिर भी क्रिमिनल कहलाने की बात करते हो, ये तो नहीं चलने वाला है। क्या ये सरकार तुम्हारी सरकार हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जाटों से सबक सीखो। जाट ने जिस तरीके से अभी हरियाणा के दंगे को लेकर के, जाट ने जिस तरीके से अभी मणिपुर के दंगे को लेकर के जिस तरीके से अपना पार्ट अदा करने का काम किया है, मैं दावत देता हूँ आपको, नौजवानों को खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि इस दलदल से बाहर निकल कर के आओ। ये दलदल तुम्हारे लिए नहीं है। इस दलदल से बाहर आओगे, तालीम और शिक्षा की तरफ जाइए, इतिहास को पढ़िए। आपके इतिहास को ख़त्म कर दिया गया, तोड़ मोड़ दिया गया। अभी 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, क्या नाम है, यहाँ पर गुजर भवन के अंदर। आप उन पुस्तकों को पढ़िए। तैमूर हंता के नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। तैमूर को कौन जब नहीं पछाड़ चुका पूरे भारत के अंदर कोई व्यक्ति, तो एक गुजरी खड़ा होकर के उसने तैमूर को पछाड़ने का काम किया। आप बहादुर को मत, लेकिन अकल से सोचने का काम करो। आप बेअक्ले बन के तो उससे चलने का काम ना करो। आओ हम और आप सब मिल करके, सब भाई मिल करके, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सब लोग मिल करके अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करें। और ज़रा थोड़ा इस सांप्रदायिक दलदल से बाहर आओ निकल करके। जब तक इस सांप्रदायिक दलदल से बाहर नहीं निकलोगे तो जाटों से सबक सीखो। हर सरकार में मिनिस्टर हैं, हर सरकार के अंदर नौकरी पाते हैं, हर सरकार के अंदर स्कूलों में आपके बच्चों को कंपटीशन में लिया जाता है, लेकिन आपके बच्चों को इसलिए काट दिया जाता है कि आप गुजर हैं। मतलब जाट सांप्रदायिक दलदल से निकल चुका है। जाट सांप्रदायिक दलदल से निकल चुका है। जाट पहले भी सांप्रदायिक नहीं था, लेकिन बीच में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ है वो पता नहीं किन कारणों से किन लोगों ने कर दिया, वो भी उन लोगों ने करा दिया, 2 आदमी 3 आदमी ने मिल करके, जो भारतीय जनता पार्टी की किससे ही सबक सीख करके आए थे। वो दलदल में नहीं है। मैं अपने गुजर भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने सनातनी गुजर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आओ बाहर निकलो और निकल करके अपने हक की लड़ाई को सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक लड़ने का काम करेंगे, विधानसभा तक लड़ने का काम करेंगे। जब तक आप नहीं आओगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके समाज के नौजवान हैं, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, मतलब सांप्रदायिकता की दलदल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सांप्रदायिकता की दलदल में फंसे हुए हैं। मैं मुसलमान को भी नहीं बाहर निकालने की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सनातनियों को ज़्यादा फंसाने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिखों को नहीं फंसाने निकालने की बात कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि गुजर है, आओ अपने हक की लड़ाई लड़ो। जब आप वोट देते हो तो मंत्रिमंडल में क्यों नहीं हो? जब आप उसको ताकत देते हो तो उस ताकत का फ़ायदा आपको क्यों नहीं मिलता है? एमएलए बना दिया आपको, एमएलए तो जनता ने बना दिया, एमएलए कोई पार्टी ने थोड़ा बना दिया है। कौन सा एमएलए ऐसा है जिसको मिनिस्टर बना दिया गया हो? यहाँ पर भी 2-2 3-3 हैं। यहाँ पर लोकसभा सदस्य भी है। क्या लोकसभा सदस्य को राज्य मंत्री बना दिया स्टेट का नाम केंद्र के अंदर? क्या यहाँ के गुजरों को कहीं राज्य मंत्री तक का भी दर्जा नहीं मिला है? दूसरी बिरादरियाँ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपके सामने है। अभी जिस तरीके से उनका सरकार ने महिमा मंडन किया है आपके सामने, अभी एक हमारे ज़िले का एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुआ है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको महिमा मंडन करने का काम किया, क्या किसी एक गुज्जर को भी करने का काम किया है क्या? इसलिए इस सांप्रदायिक दलदल से बाहर निकलो और सोचो और विचार करो कि हमारा भला कहाँ है। हमारा भला एकता में है, हमारा भला इकट्ठा चलने में है। हमें सांप्रदायिक, सबको पता है कि सांप्रदायिकता 2 भाइयों को बांटने का काम करती है। सबको पता है सांप्रदायिकता देश को बांटने का काम करती है। सबको पता है कि अगर सांप्रदायिक झगड़े होंगे तो कर्फ्यू लगेगा और कर्फ्यू लगने के बाद सब जितनी संस्थाएं बंद होंगी, तालीम और शिक्षा तो सबकी बंद होंगी ना, सबके बच्चे अपने घर रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष समुदाय के बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी और दूसरों को तालीम मिलती रहेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी एक विशेष समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाएंगे और सब आपके लिए स्कूल खुले रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए आओ इस दलदल से बाहर निकलो और एक आकर के इकट्ठे होकर के चलो और इकट्ठा होकर के जो हमारा हक हमें मिलना चाहिए था, हमने अपने खून से इस भारत माता को सींचने का काम किया है।
हमने अपने हड्डी और मांस लगा करके इस भारत माता को बनाने का काम किया है। कहाँ हम पीछे रहे हैं, किसी से पीछे थोड़ा ही रहे हैं। अरे मजाई मलाई खाने का मामला है तो दूसरा खाएगा, अल्लट खाने का मामला है तो हम खाएंगे, हैं? तो इस पर थोड़ा सा बाहर आओ, निकल करके इकट्ठे होकर के चलने का काम करो। यही मेरा आज के नौजवानों को सबक है, यही मेरा आज के नौजवानों से कहना है। चलिए, तो ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मजाहिर राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।